अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइबर टेररिज्म एंड साइबर वॉरफेयर। तो जनाब ये हमारा सिलेबस है और हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे ये साइबर टेररिज्म होता क्या है। इसको आमतौर पे डिजिटल टेररिज्म भी कहा जाता है। वो दहशतगर्दी जो साइबर क्राइम के ज़रिए की जाती है उसको बोलते हैं साइबर टेररिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो दहशतगर्द होते हैं ना, वो कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल इसका इस्तेमाल करते हैं और साइबर क्राइम करते हैं। और इनका बुनियादी मकसद यही होता है कि खौफ व हरास पैदा करना है और जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको तबाह करना है। अब वैसे आम तौर पे जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि लोगों को कुछ पैसे चाहिए होते हैं। कोई किसी का अकाउंट हैक कर दिया, किसी की रेपुटेशन को तबाह करना होता है। लेकिन ये जो साइबर टेररिज्म होता है ना, इसके अंदर जो बुनियादी मकसद होता है वो एक पॉलिटिकल एक मकसद होता है, नज़रियाती तौर पे मकसद होता है। एक दहशतगर्दों का ग्रुप है वो इसीलिए अटैक करता है किसी भी जो है ना कम्युनिकेशन सिस्टम को, क्योंकि वो एक्चुअली जो अपनी बात है वो मनवाना चाहता है। यानी उनके कुछ सियासी मकासद होते हैं, कोई उनका कोई नज़रियाती तौर पे मकासद होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है साइबर टेररिज्म में और दूसरे साइबर अटैक्स के अंदर, ठीक है ना। अब आमतौर पे जो देखें जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो जो दहशतगर्द हैं वो भी अच्छा खासा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट के ज़रिए वो ना सिर्फ साइबर अटैक करते हैं बल्कि वो इंटरनेट के ज़रिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, फ़ंड वसूल करते हैं, देते हैं और अपने लोगों की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है जी। तो यह है साइबर टेररिज्म। तो जनाब अब इसकी हम कैटेगरीज देखेंगे। ये बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज के अंदर आता है। एक आता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसके बाद है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन और तीसरा है वेपन ऑफ मास डिसरप्शन। जितने भी साइबर टेररिज्म है ना वो इन 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। तो जनाब सबसे पहली कैटेगरी है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो साइबर टेररिज्म है ना वो ज़्यादातर जो फोकस करता है वो जो किसी भी मुल्क का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कोई बिजली की सर्विस है या पानी का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, उसको एक्चुअली ये लोग तबाह करते हैं। मिसाल के तौर पर पावर ग्रिड स्टेशन को तबाह कर दिया, वाटर सप्लाईज को तबाह कर दिया साइबर अटैक के ज़रिए। कुछ इस तरह का साइबर अटैक किया या कोई इस तरह का जो है ना मलिशियस सॉफ्टवेयर इंटर कर दिया उनके सिस्टम के अंदर कि वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो जनाब तबाह हो गया। इसी तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं और पावर प्लांट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। अब उसके नतीजे में क्या होता है, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं और माशी तौर पे बड़ा नुकसान होता है उस मुल्क का और एक नेशनल इमरजेंसी पूरे मुल्क में यानी कि लग जाती है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये बड़े ठीक ठाक किस्म के जो है ना साइबर क्राइम्स करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए किसी मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है ना तबाह करने की कोशिश करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें कि किसी मुल्क का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो हैक कर दिया। अब जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है पूरे मुल्क के अंदर जो एयर ट्रैफिक है वो यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से रेलवे नेटवर्क है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है तो वो सारा सिस्टम यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से किसी बड़े शहर की जो बिजली है, जो पावर ग्रिड है, उसको आपने डिसेबल कर दिया साइबर क्राइम के ज़रिए, ठीक है। या किसी मुल्क का कोई जो है ना शहर का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है उसको आपने उसकी जो कंट्रोल सिस्टम है उसको आपने इस तरह से उसके साइबर अटैक कर दिया कि वो कंट्रोल सिस्टम किसी काम का नहीं है और जो पूरा का पूरा जो वाटर पावर प्लांट है वो बिल्कुल यानी कि रुक गया या उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। या इसी तरीके से किसी भी मुल्क का जो कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है उसको यानी कि साइबर अटैक के ज़रिए कंट्रोल कर लेना या उसकी जो है ना उसका जो कंट्रोल है वो अपने अपने हाथ में ले लेना। यानी ये इस तरह के जितने भी साइबर टेररिज्म होते हैं जिसके अंदर किसी मुल्क का जो सिस्टम है वो आप यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सर्विसेज है, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उसको जब आप डैमेज करते हो तो उसको हम बोलते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसका एग्जांपल देखें कि 2015 और 2016 में जो एक दहशतगर्द ग्रुप है आईएसआईएस, उसने क्या किया था कि जो अमेरिका के जो एनर्जी ग्रिड्स हैं और वाटर सिस्टम है उसको जनाब अटैक करने की कोशिश की थी। और एक्चुअली उनको डार्क वेबसाइट से ना एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर मिला था और उन्होंने कोशिश किया कि यार ये जो मेलवेयर है ना ये हम ना यूएस के जो एनर्जी ग्रिड्स हैं, वाटर सिस्टम है, इसके अंदर हम जो है ना उसको इंटर कर दें। लेकिन बाद में यूएस की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हुआ कि ये जनाब आईएसआईएस की तरफ से एक अटेम्प्ट किया गया हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैक करने की, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है इस हवाले से।
اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے دوستوں ویپن آف ماس ڈسٹریکشن. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دہشت گرد ہے نا وہ انفارمیشن کو پرسپشن کو ٹرسٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. یعنی پروپیگنڈا کر دیں گے, مس انفارمیشن فیک نیوز پھیلا دیں گے انٹرنیٹ پہ, ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈیجیٹل کمیونیکیشن پلیٹ فارمز کے اوپر, یوٹیوبس کے اوپر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نا ان لوگوں کا جو اوپینین ہے وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے حق میں. یعنی وہ مثال کے طور پر وہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے جس میں حکومت بدنام ہوگی اور دہشت گردوں کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں نا ایک قسم کی ہمدردی پیدا ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ والے جو اٹیک ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اب اس کا ایگزامپل دیکھیں کہ جو کوئی ایک فالس انفارمیشن یعنی کہ اسپریڈ کر دینا ٹویٹر کے اوپر, فیس بک پہ. حالانکہ دہشت گردوں نے ایک علاقے پہ قبضہ کیا اور اس کے اوپر بہت سارے معصوم لوگوں کو مار دیا, لیکن انہوں نے انفارمیشن اس طرح پھیلائی کہ اس میں یہ لگا کہ جیسے حکومت نے یہ سارا کام کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی فیک ویڈیوز یا ڈاکومنٹس ریلیز کر دینا جو لیڈرز ہیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح لگے گا یار یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے بندے ہی کر رہے ہیں, یعنی ہمارے پولیٹیشین اس کے اندر انوالو ہیں, ٹھیک ہے. کچھ اس طرح کے ڈاکومنٹس یعنی شو کرنا جس میں پتہ چلے کہ حکومت خود یہ سارا دہشت گردی کے واقعات کروا رہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آن لائن مس انفارمیشن کیمپین چلانا تاکہ کوئی الیکشن ہو رہا ہو تو اس الیکشن کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنا, ٹھیک ہے. کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں غلط انفارمیشن دینا. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ویپن آف ماس ڈسٹریکشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کا ایگزامپل دیکھیں کہ آئیسس اور القاعدہ نے 2014 سے لے کر آنورڈ ابھی تک وہ جو ہے نا اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ٹویٹر ہے, ٹیلی گرام ہے, یوٹیوب ہے, اس کے ذریعے اس طرح کی ویڈیوز, فیک نیوز اور امیج جو ہے نا وہ ریلیز کرتے ہیں جس سے جو ہے نا ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو امریکہ کی جو عوام ہے یا وہ کنٹریز جو آئیسس کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں وہ ان کی عوام کو یعنی کہ ان کا جو اوپینین ہے وہ مینیپولیٹ کیا جائے, یعنی ان کی جو سوچ ہے وہ اپنے حق میں کی جائے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے حکومت کے خلاف اپنے ملک کے خلاف ہو جائے عوام. تو یہ اس طرح کی اکثر جو ہے نا چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایون کہ ابھی تک آج بھی یہ جناب اس طرح کی جو کیمپین ہے وہ آپ کو ایکس پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ نظر آتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے ویپن آف ماس ڈسرپشن. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکچوئل جو فوکس ہوتا ہے نا کہ جو روٹین کا جو کام چل رہا ہے, جو نارمل لائف ہے, اس کو انٹرپٹ کرنا. یعنی اس کے اندر کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی تباہی نہیں پھیلائی جاتی, کسی انفراسٹرکچر کو تباہ نہیں کیا جاتا, بلکہ کیا کرتے ہیں وقتی طور پہ کسی سسٹم کو نا اپنا کچھ ٹائم کے لیے نا جو انہیں مفلوج کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر پینک اور ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی ملک کا جو فائنینشنل سسٹم ہے, کمیونیکیشن سسٹم ہے, اس کو آپ نے اٹیک کیا, یا ڈینائل آف سروس اٹیک کیے, رینسم ویئر اور سسٹم شٹ ڈاؤن ہوا, ٹھیک ہے. حکومت کی کوئی ویب سائٹ ہے اس کو جناب آپ نے کچھ وقت کے لیے نا جناب جو ہے نا اس کو ہیک کر دیا, یا اس ویب سائٹ کے اوپر فیک قسم کی ٹریفک بھیج دی جس کی وجہ سے وہ کریش کر گئی, ٹھیک ہے نا. اب اس میں حکومت کی ویب سائٹس کو بلاک کرنا, آن لائن بینکنگ سسٹم کو بلاک کرنا کچھ ٹائم کے لیے, جو ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے اس کو یعنی شٹ ڈاؤن کرنا, یا جو ہیلتھ کیئر کا جو ڈیٹا بیس ہے جہاں پہ انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے اس کو تباہ کر دینا وقتی طور پہ, یا کوئی اس طرح کے رینسم ویئر اٹیک کرنا, یعنی اس طرح کا ملیشیس سافٹ ویئر انٹر کر دینا کہ آپ کی جو فائلز ہیں وہ ساری وہ لاک کر دے, اور جب آپ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ سے رینسم یعنی پیسے یا تاوان مانگے. تو یعنی کہ ٹیمپرری طور پہ جو اٹیک ہوتا ہے اس میں یعنی کہ ماس ڈسرپشن والی کیٹیگری میں یہ سارے سائبر ٹیررزم آتے ہیں. اب اس کا ایگزامپل دیکھیں کہ ایک سائبر کیلیفیٹ کے نام سے ایک گروپ ہے جو کہا جاتا ہے کہ آئیسس کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. اس نے کچھ عرصہ پہلے 2015 کے اندر جو امریکہ کا جو سینٹرل کمانڈ ہے نا اس کا جو آفیشیل ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹ ہے وہ جناب انہوں نے ہیک کر دیا, اور اس کے اوپر جو ہے نا دھمکی آمیز میسیجز اپلوڈ کر دیے, اور اس طرح کی انفارمیشن جو ملٹری نان کلاسیفائڈ ملٹری ڈیٹا ہوتی ہے جو بڑی سیکریٹ ہوتی ہے اس کو انہوں نے ریلیز کر دیا, اور کچھ اس طرح کی پروپیگنڈا ویڈیوز اپلوڈ کر دی. اب یہ وقتی طور پہ انہوں نے تھوڑا بہت ڈسٹرب کیا, لیکن اس کے بعد وہ ساری چیزیں دوبارہ جو ہے نا ریسٹور ہو گئی. تو دوستو یہ تھا ہمارا سائبر ٹیررزم. اب ہم دیکھیں گے سائبر وارفیئر کیا ہوتی ہے. یار سائبر وارفیئر بھی بالکل سائبر ٹیررزم کی طرح ہوتی ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو اٹیک ہوتا ہے سائبر اٹیک, یہ حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے, ایک ملک کی طرف سے, ایک نیشن کی طرف سے, یا ایک کسی ملک کا ایک گروپ ہے وہ دشمن ملک کے اوپر حملے کرتا ہے, سائبر اٹیک کرتا ہے, تو ہم اس کو بولتے ہیں سائبر وارفیئر. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی دشمن ملک کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے, نیٹ ورک ہے, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے, اس کو ڈیمیج کرنا, اس کو ڈسرپٹ کرنا, اس کو اپنی کنٹرول میں لینا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک قسم کی نا یہ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے.
ठीक है ना। तो अब आम तौर पे जो जंग होती है वो तो आपको पता है बैटल फील्ड्स में होती है सारा कुछ, लेकिन ये जो जंग है ये जनाब इंटरनेट के ऊपर लड़ी जाती है दो मुल्कों के बीच में। इसमें मिलिट्री सिस्टम को टारगेट किया जाता है, दूसरे मुल्क के पावर ग्रिड स्टेशन को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इवन के जो है ना दूसरे मुल्क की जो कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क हैं, टीवी है, फेसबुक है, ट्विटर है, उसको भी उसके ऊपर फेक न्यूज़ वगैरह फैलाई जाती है ताकि जो उस मुल्क की जो आवाम है वो अपने मुल्क के खिलाफ हो जाए, अपनी हुकूमत के खिलाफ हो जाए। इस तरह की फेक इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो है ना अपलोड की जाती हैं। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक तो है एस्पियनाज, साइबर एस्पियनाज। अब इसमें क्या होता है कि एक मुल्क जो है ना दूसरे मुल्क का के जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन या का जो नेटवर्क है उसके अंदर इंटर करके कंप्यूटर या और इंटरनेट के ज़रिए जासूसी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उनकी जो डिफेंस सीक्रेट है, उनका जो रिसर्च है, उनका जो ट्रेड इंफॉर्मेशन है वो जनाब चोरी कर लिया जाता है। यानी सिंपल आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने दुश्मन मुल्क की जो है ना कारोबार का सिस्टम किस तरह चलता है, वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज किस तरह काम करती है, वो किस तरह उनके डिफेंस सीक्रेट क्या है, उनकी जो है ना मिलिट्री इंस्टॉलमेंट कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, तो उसको उसकी जासूसी करना उसको बोलते हैं साइबर एस्पियनाज। इसके बाद दूसरा है सबोटाज। इसमें क्या होता है कि आप दुश्मन मुल्क के जो है ना जो डेटा सिस्टम है उसकी जो अहम जो चीज़ें हैं उसको आप डैमेज करते हैं, करप्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। उनकी कोई डेटा है, उनकी कोई फाइल्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर के कोड्स हैं, उनको आप डिस्टर्ब करते हैं, उनके कम्युनिकेशन की लाइंस हैं, डिफेंस सिस्टम है, उसको इस तरह कमज़ोर करते हैं, उसको तबाह करते हैं साइबर अटैक के ज़रिए। उसके बाद तीसरी है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब इसमें क्या होता है कि दुश्मन मुल्क की किसी वेबसाइट को, सरकारी वेबसाइट के ऊपर ना आप फेक किस्म की ट्रैफिक भेजते हैं, इतनी ट्रैफिक भेजते हैं कि वो वेबसाइट जो है ना वो क्रैश कर जाती है। यानी एक मुल्क है, उसकी एक मिलिट्री वेबसाइट है और उसके ऊपर आप इतने बार बार जो है ना फेक किस्म की ट्रैफिक भेजते हैं कि वो जो वेबसाइट है ना वो इस्तेमाल नहीं होती, वो क्रैश कर जाती है। तो आम मुल्क यूज़र है जो उसको ओपन करता है वो यानी कि अवेलेबल नहीं होती। ये इस तरह भी होता है कि किसी मुल्क की सरकारी वेबसाइट है, न्यूज़ की, चैनल की, उसको हैक उसके ऊपर जो है ना फेक किस्म की ट्रैफिक भेजना, तो इस सारे अमल को डिनाइल ऑफ सर्विस भी कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा दुश्मन मुल्क का जो पावर ग्रिड है, पावर सिस्टम है, उसको तबाह करना, हॉस्पिटल हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, उनको शट डाउन करना, ठीक है, ताकि लोगों के बीच में एक खौफ व हरास पैदा हो जाए, माशी तौर पर भी नुकसान हो जाए, बिजली दो दिन गायब है, ठीक है ना, तो मुल्क में अफरा तफरी की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसके बाद है प्रोपेगेंडा अटैक्स। ये भी बड़ा खतरनाक होता है जब दो मुल्कों के बीच में जंग चल रही होती है, तो इंटरनेट के ऊपर भी जंग चल रही होती है, फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इसका प्राइम एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि रिसेंटली जब 8, 9, 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग चली थी, तो उसके अंदर अगर आपने इंडियन चैनल्स को देखा होगा तो वहाँ पे बिल्कुल एक ना फेक किस्म की न्यूज़ चल रही थी, ट्रांसमिशन चल रही थी, जिसे वो कभी कह रहे थे जो हम लाहौर के जो है ना उसके ऊपर जो पोर्ट है उसके ऊपर कब्जा किया, जबकि लाहौर में आपको पता है समंदर तो है नहीं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी हमने पिंडी पे कब्जा कर लिया है, हम कराची के अंदर जो है ना घुस गए हैं, और फेक किस्म की किसी और मुल्क की वीडियोस लगा के, इवन के उनके जो सीनियर लोग थे वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। तो ये यानी करना, और इवन के जो कराची के लोग थे उनको नहीं पता था कि उनके शहर पे कब्जा हो गया है। इवन के जो लाहौर में जो बच्चे सोए हुए थे उनको कहा जा रहा था इंडियन चैनल्स के ऊपर जी अपने जो है ना जो पाकिस्तान के नक्शे की प्रैक्टिस ना करें क्योंकि अब नक्शा तब्दील होने लगा है। यानी यहाँ पे बड़ा सुकून है, वहाँ पे पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। तो यानी ये इस तरह की चीज़ें करना, तो ये भी एक किस्म का जो है ना साइबर वॉरफेयर होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। अब इसमें क्या है, किसी मुल्क का जो माशी निज़ाम है उसको डिस्टर्ब कर देना, उसका जो बैंकिंग सिस्टम है उसको यानी कि आपने हैक कर दिया, उनकी जो पेमेंट के मामलात हैं वो डिस्टर्ब कर दें, यानी उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको हैक कर दिया, या उनकी जो स्टेट बैंक है उसकी जो वेबसाइट है, या ऑनलाइन जो पेमेंट का जो सिस्टम है वो आपने तबाह कर दिया, हैक कर दिया, अटैक कर दिया, तो ये भी एक किस्म का साइबर वॉरफेयर के कैटेगरी में आता है। अच्छा जी, अब इसके एग्जाम्पल देखें तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो 2010 का है। उसमें ये हुआ था कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर अटैक किया था। उन्होंने क्या किया था, एक वॉर्म होता है जो एक मलिशियस प्रोग्राम होता है, इन्होंने उसका नाम दिया था स्टक्सनेट। उसने क्या वो जो है ना उन्होंने क्या किया, जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर इंटर कर दिया था। ईरान के अंदर एक इलाका है नातनास, वहाँ पे जनाब उन्होंने क्या किया कि उनकी जो यूरेनियम इनरिचमेंट जो फैसिलिटी थी, जहाँ पे यूरेनियम की जो है ना वो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है
और सेंट्रीफ्यूग एक्चुअली क्या होती है, एक किस्म की मशीन होती है जिसमें क्या होता है कि जो एक मटेरियल होता है उसको सेपरेट किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर जो है ना मालवेयर जो है ना वो इंटर कर दिया, और वैसे वो मशीन नॉर्मल रीडिंग दिखाती, लेकिन एक्चुअल में उसका जो काम था ना वो सही नहीं हो रहा था। तो वो ये उन्होंने क्या किया कि उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, उसको उन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि ये जनाब पहला साइबर वेपन था जिसके अंदर एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकली तौर पे तबाह करने की कोशिश की गई सिर्फ एक मलिशियस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम था स्टक्स नेट वॉर्म। उसके बाद जनाब फैंसी बियर ऑपरेशन 2014-2016 में किया गया था रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब इसमें ये बात है कि रशिया का जो कुछ लोग थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो एक एप्लीकेशन थी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन थी, जो यूक्रेनियन की जो आर्मी थी, आर्टिलरी यूनिट था, वो इस्तेमाल करता था। तो उसके अंदर उन्होंने ना एक क्या किया, एक किस्म का जो है ना मेलवेयर सॉफ्टवेयर इंटर कर दिया जिसका नाम था फैंसी बियर। वो जब इंटर हो गया ना, तो उसने क्या किया कि वो यूक्रेन की जो आर्मी की जो पोजीशन है, रियल टाइम लोकेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसने रशिया की आर्मी को पहुंचा दी। यानी रशिया की आर्मी को सारा पता चल जाता कि जी यूक्रेन की फौज इस टाइम कहाँ पे क्या काम कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, किस जगह पे वो यानी मूव कर रही है, ये सारा पता चल गया। इसी तरीके से 2018 में भी एक वाकया आया जब एक अमेरिकन पॉलिटिकल फंड रेजर था, उसने ने जो कतर की हुकूमत है उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि जनाब इन्होंने ना साइबर कैंपेन चलाई है मेरे खिलाफ, और मेरी जो प्राइवेट ईमेल्स है ना उसको उन्होंने लीक किया है ताकि वो मेरी जो रेपुटेशन है वो वाशिंगटन के अंदर नुकसान पहुंचाया जाए। तो बाद में पता चला कि तकरीबन कोई 1200 लोग थे जो एनिमीज ऑफ कतर के तौर पे जाने जाते थे, और उनका ताल्लुक जो था ना इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई से था, और उसमें कुछ हुकूमत के भी लोग थे, डिप्लोमेट थे। उनके ऊपर जो है ना कतर ने एक किस्म के साइबर अटैक करना शुरू किए थे। तो ये एक किस्म की साइबर वॉरफेयर थी कि कतर ने उन लोगों को टारगेट किया जो उनकी बदनामी करते थे या उसके ऊपर तनकीद करते थे, तो उनकी इंफॉर्मेशन को हैक किया, उनकी जो प्राइवेट जो ईमेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, फोटोज़, वीडियोज़, वो लीक होना शुरू हुए। और इस कैंपेन को एनिमीज़ ऑफ कतर के नाम से जाना जाता है, इस साइबर अटैक को। ये 2018 में हुआ था। तो ये भी एक किस्म का साइबर वॉरफेयर है जिसमें एक मुल्क जो है ना दूसरे लोगों को यानी अटैक करता है अपने साइबर क्राइम के जरिए। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको साइबर वॉरफेयर और साइबर टेररिज्म के बारे में आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।